फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। ओके, वहीं से हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू रखना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 3m। ये जो 3m है इसका एक्सेलरेशन मास फाइंड करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे पुली खुद मूव कर रही है। ये वाली जो पुली है नीचे जा रही है, जिसकी वजह से ब्लॉक इस तरह से खींच के आगे आ रहा है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो मैंने यहाँ पे सबका फ्री बॉडी डायग्राम लिया। ए वाला जो ब्लॉक है उसको आइसोलेट किया, 3m वाला जो ब्लॉक है उसको आइसोलेट किया, और m वाला जो ब्लॉक है इसे आइसोलेट कर दिया, जिससे मुझे 3 इक्वेशन मिलेंगे। और 3 इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें अननोन मिल जाएगा ए। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे पहले ए सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर, ए है ही नहीं, भूल जाओ इसे। ओके, तो क्या होगा कि 3m और m ये दो में से कौन सा पार्टिकल नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा? तो बट नेचर है, 3m पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे, और m वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका जो टेंशन फोर्स है T प्लस T कितना लगेगा? 2T। यहाँ पे 2T है, यहाँ पे भी कितना होगा? 2T। यहाँ पे भी कितना होगा? 2T। ये ब्लॉक को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 2T मास। ये ब्लॉक को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 2T मास। इतना समझ में आ गया? तो 2m के ऊपर कौन फोर्स लग रहा है? तो 2T कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? A0। यहाँ पे मैंने लिखा 2T इक्वल टू 2m A0, सो T इक्वल टू m A0। इतना समझ में आ गया? चलो इसकी हम बात करें। ए वाला जो ब्लॉक है 3m कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये वाला जो ब्लॉक है नीचे जा रहा है, लेकिन ये वाला जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसमें ये जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ है? नीचे। या ए वाले ब्लॉक पे टोटल एक्सेलरेशन कितना लगा? a प्लस A0, और यहाँ पे कितना लगा? a माइनस A0। इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना? तो ये पुली का पूरी सिस्टम नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन A0। ये पूरी सिस्टम जा रही है, साथ में ए ब्लॉक भी जा रहा है। यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन है, ए ब्लॉक का और एक पुली का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ कितना? A0 प्लस है, और यहाँ पे a माइनस A0। मैंने आइसोलेट किया 3m के लिए, एक्सेलरेशन नीचे a प्लस A0। टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? T। ओके, इसका वेट फोर्स कितना है? 3mg। कौन सा इक्वेशन बनेगा? नीचे जा रहा है, ऊपर लेना है, 3mg माइनस A0। समझ में आ गया? इतने एक्सेलरेशन से जी नीचे जा रहा है, नीचे जाए तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। चलो ए ब्लॉक की बात करें। यहाँ पे ए ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? a माइनस A0 से। ओके, तो T इक्वल टू m g प्लस, ऊपर जाए तो हम क्या करते हैं? इसको ऐड करना पड़ेगा, g प्लस a माइनस A0। इतना समझ में आएगा? अब हमें क्या करना है बच्चों? पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर लो, mm कैंसिल हो जाएगा और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करो, या 3 और 1 को सॉल्व करो, दूसरा एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये g माइनस है, g प्लस है, a कैंसिल हो गया, तो 2g इक्वल टू ये दोनों का एडिशन हो गया, A0 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये तो मैंने क्या फाइंड किया? A0 कोई पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर रखो तो मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हमारा जो 3m का जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना? A0 प्लस E। दोनों को ऐड कर लीजिए तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पर्टिकुलर एमसीक्यू में नहीं पूछते, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने आपको एक करवाया। ठीक है, विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ मंकी स्लाइड डाउन अ रोप whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। मान लो कि एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर एक मंकी है जो नीचे गिर रहा है, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरना चाहिए
कि जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है न टूटे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो मंकी का जो वेट फोर्स है इससे 2/3 है। मंकी का वेट फोर्स कितना, मंकी उसका वेट फोर्स कितना mg। ओके, इसका 2/3 हमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मिल गई, 2/3 mg। ठीक है, अब ये मंकी कहाँ जा रहा है, नीचे, तो एक्सेलरेटेड फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर। ये मंकी जा रहा है कहाँ पे, नीचे, तो हम g डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, g माइनस ए। नीचे जा रहा है तो g माइनस ए, t इक्वल टू mg माइनस ए। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास है, mm कैंसिल कर, a इक्वल टू क्या मिला, g/3। ये मिनिमम एक्सेलरेशन हो गया, हमें टेंशन मैक्सिमम लिया, एक्सेलरेशन कैसा होगा, मिनिमम। इतने एक्सेलरेशन से मंकी नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग जो है टूटने वाली नहीं है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, ऊपर नीचे वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और खास करना बलून कैरिंग सम सैंड इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन। पहले डाउन जा रहा है विथ एक्सेलरेशन इजी। ओके, एक बलून है, इसके अंदर मैंने सैंड फिलअप किया हुआ, कितना है, तो मान लो कि टोटल मास है कैपिटल है। ओके, टोटल कितना मास है, m। तो बलून अभी कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है, तो g डैश इक्वल टू g माइनस e। फिर हम इसमें से कुछ सैंड निकाल देते हैं, मान लो कि मैंने m सैंड निकाला। ओके, तो बाकी कितना बचा, m माइनस m। कितना बचा, m माइनस m। ये मैंने कुछ सैंड बाहर निकाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से कितना बचा, m माइनस m। लेकिन अब ये वाला जो बलून है कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो g डैश इक्वल टू क्या लिखते हो, g प्लस e। ये सिचुएशन में जब नीचे जाए तो g डैश क्या होगा, मास है m g माइनस ए जी, m g माइनस ए जी। कहाँ गया, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स आपने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में फ्लोट करेगा तो एयर बलून के ऊपर फोर्स कहाँ अप्लाई करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। बलून वेट फोर्स की वजह से कहाँ जा रहा है, नीचे, तो बियॉन्ड फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। बियॉन्ड फोर्स एफ बी ऊपर लग रहा है, ये बलून नीचे जा रहा है, एफ बी इक्वल टू क्या लिखा, एम जी माइनस ए। इसके लिए मैंने क्या लिखा, एफ बी इक्वल टू एम माइनस एम इंटू जी प्लस ए। दोनों में बियॉन्ड फोर्स है, कंपेरिजन कर लो और सॉल्व कर लो, तो कितना मास में निकालना पड़ेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सॉल्यूशन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोड। एक ब्लॉक जुड़ा है और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास है स्मॉल है और ब्लॉक का मास है कैपिटल है। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है मैंने आपको, तो इसके अंदर स्ट्रिंग मासलेस थी, स्ट्रिंग का मास कहीं पे भी हमने काउंट नहीं किया था। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग का मास काउंट करना है बच्चों। चलो सबसे पहले तो पूरी जो लेंथ है एल लेंथ, इसका मास है एन, मिड पॉइंट लिया, ठीक है, मिड पॉइंट है तो मास कितना हो जाएगा, हाफ। यहां से मैंने खींचा, मुझे तो सिर्फ इतने पोर्शन को ही खींचना है, इसको आइसोलेटेड कर दो पोर्शन। ओके, ये दूसरा पोर्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड, यहाँ पे जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T इक्वल है, आपने कितने फोर्स से खींचा, T फोर्स, कितने फोर्स से खींचा, T, तो सिर्फ पीछे वाला पोर्शन ही आपको खींचना है। याद करो ब्लॉक वाला क्वेश्चन हम खींचते थे, तो टेंशन फाइंड करने के क्या करते थे, पीछे जितने भी ब्लॉक है उसको खींचते थे। यहाँ पे कितना मास खींचना है मुझे, m और m/2, A इक्वल टू F अपॉन m प्लस n, सो F इक्वल T इक्वल टू m प्लस m/2 इंटू A की वैल्यू सॉल्व करो। ठीक है, ये और वो क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है।
अब मैंने यहाँ पे वर्टिकली हैंगिंग करके रखा है। पहले सेंटर पॉइंट के लिए, ओके, पहले सेंटर पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। ये पूरी लिफ्ट है, जो लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, a0 से ऊपर जा रही है, a0 से ऊपर जाएगी तो नया एक्सेलरेशन कितना होगा, g माइनस a0। कितना हो जाएगा, g माइनस a0। जब भी आपको लिफ्ट नजर आए तो आपको देखना है कि विथ एक्सेलरेशन जा रही है कि विथ रिटार्डेशन जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। पहले मैंने g डैश लिख दिया, ओके। अब 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार मैंने g डैश लिख लिया, फिर आपको क्या करना है कि मिड पॉइंट के लिए, तो ए वाली मेरी सिस्टम हो गई। इतना पोर्शन नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ओके। तो T इक्वल टू, इसका मास कितना है, m/2, ब्लॉक का मास कितना m प्लस m/2, लेकिन लिफ्ट के अंदर है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, g डैश लिखना पड़ेगा, g प्लस a0, ठीक है। ऊपर जा रही है, सॉरी, ठीक है। चलो यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे, मतलब ये कितना डिस्टेंस बचा, l माइनस एक्स, सीलिंग से एट डिस्टेंस x विथ रिस्पेक्ट टू सीलिंग, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने मिड पॉइंट के लिए सेट किया। तो पहले हम इसका मास फाइंड करेंगे। मास कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो पूरी l लेंथ के लिए मास कितना है, स्मॉल l, तो इतनी लेंथ कितनी बची, l माइनस एक्स के लिए, ओके। फिर तो सिंपल, m प्लस m डैश इंटू g डैश, लेकिन g डैश क्या है, g प्लस a0, ठीक है। फाइंड द कांटेक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ पे भी ए लिफ्ट है, यहाँ पे दो ब्लॉक है, और यहाँ पे मुझे ए m और 2m के बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, ये दोनों के बीच, और दूसरा ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक 2m मास है, ये दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी लिफ्ट नजर आए तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, g डैश लिखोगे। कहाँ जा रही है, नीचे, ऊपर, g माइनस a0, ओके। फाइंड 3g/4 g डैश मिल गया। बस एक बार g डैश मिल गया फिर कोई इश्यू नहीं है। अब ये दोनों के बीच मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो जितना मास m इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही 2m m के ऊपर अप्लाई करेगा। इज दिस क्लियर। हमें ऊपर वाले को ही सोचना है कि ऊपर कितने हैं, वही सोचना है। तो m जो है इसके ऊपर कितना मास अप्लाई करता है, तो नॉर्मल फोर्स n इक्वल टू n1 इक्वल टू दोनों के बीच m और 2m के बीच n इक्वल टू m इंटू g डैश, g डैश हमारे पास है। ये दोनों के बीच, अब ये दोनों की जब बात करेंगे तो ऊपर के दोनों फोर्स हमें काउंट करना पड़ेगा। ऊपर टोटल कितना मास है, 2m प्लस है, मतलब 3m। सिर्फ ये दो सरफेस कांटेक्ट में, लेकिन इसका भी मास इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, n प्लस 2m इंटू g डैश। दिस इज क्लियर बच्चों, ध्यान रखना। चलो पॉज करके लिखो। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। और एक्चुअल में इससे फ्री डायग्राम से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम फ्री डायग्राम वाली जो मेथड है उसमें नहीं जाएंगे। हम सिंपली, एक्चुअल में फ्री डायग्राम से बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। लेकिन हम बेसिक जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसके बेस पे जाएंगे कि ऊपर नीचे की बात है या आगे पीछे, दो ही मोशन हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है या तो वर्टिकल मोशन हो सकता है। वर्टिकल मोशन आए तो यही फंडा हम यूज करेंगे सब जगह पे कि भाई नीचे जा रही है, ऑन द स्पॉट लिख देंगे g डैश इक्वल टू g माइनस a0, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। मोशन इन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट। देर से क्वेश्चन आया, एक्चुअल में इससे पहले करवाना था मुझे, लेकिन लिफ्ट की जो थियरी है हमें अच्छे से समझ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये मान लो कि लिफ्ट है, यहाँ पे वेट मेजरिंग मशीन है, ओके।
जिसे कहेंगे वेइंग मशीन। वेइंग मशीन यहाँ पे मैंने रखा है और इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा है जिसका मास है m। अब ये जो लिफ्ट है या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी या तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगी। तो इस सब सिचुएशन में हमारा जो वेइंग मशीन है वो कितना मेजर करता है, वेट कितना मेजर करता है, वो हमें मेजर करना है। जब लिफ्ट स्टेशनरी है उस वक्त पर्सन जो है उसका एक्चुअल वैल्यू, अपरेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू W इक्वल टू mg, जितना वेट मेजर होगा। जब लिफ्ट स्टेशनरी होगी उस वक्त एक्चुअल वेट मेजर होगा। ओके, मैंने बताया था आपको in case of mechanics, stationary and motion with constant velocity both are same situation. If both are same situation, then what happen? W equal to mg. Okay, elevator is at rest or moving with constant velocity. लिखा है at rest. Okay, तो कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन 0 है, z इक्वल टू क्या होगा g, सो W इक्वल टू क्या हो गया mg, मतलब उसका अपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट हो गया। पर्सन का जो अपरेंट वेट है वही रियल वेट है। लेकिन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अब लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन कहाँ ले रहे थे, नीचे। तो यहाँ पे अपरेंट वेट कितना g प्लस c, मतलब W से ज्यादा ही है, W से ज्यादा है। अगर एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, g माइनस c, अपरेंट वेट जो है लेस देन इट्स रियल वेट। इफ केबल ऑफ एलिवेटर इज ब्रेक, केबल तोड़ दिया तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू g, या तो a इज ग्रेटर देन g, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। अगर a इक्वल टू g है तो वेट 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी फील वेटलेस, हमें कुछ फील ही नहीं होगा। आप हाथ में कुछ बुक्स लेकर कुछ हाइट से जंप करो और उस वक्त आप फील करना आपके हाथ में जो बुक्स है वो आपको उसका वेट एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त a इक्वल टू g है, इसलिए वेट 0 है, मास 0 नहीं है, लेकिन वेट कैसा हो जाएगा 0। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन g है, a इज ग्रेटर देन g है, तो हमारा जो g डैश कहाँ गिर रहा है, नीचे। ओके, तो a इज ग्रेटर देन g, इस सिचुएशन में g डैश कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर g डैश नेगेटिव आएगा, ये ज्यादा है तो g डैश कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके, अगर g डैश नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट विल लॉस द कांटेक्ट विद फ्लोर। याद करो बच्चों, जब आप एमएससी का या तो एसएल के अंदर जाते हो तो वर्टिकल वाली जो राइड है उसमें आप बैठते हो, सडनली जब राइड ऊपर चली जाती है तो आप कुछ टाइम के लिए हवा में रह जाते हो, कुछ टाइम के लिए हवा में रह जाते हो। तो उस वक्त एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव बन जाता है, इसलिए आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा एक्चुअली वेट फोर्स नीचे लगना चाहिए, इसकी जगह पे कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और आप कैसा फील कर रहे हो, जब से हवा में उड़ रहे हो ऐसा आपको फीलिंग होता है। ऐसा कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन क्या होगा, g। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बर्ड इन केज। मान लो कि यहाँ पे एक केज है, ठीक है, और इसके अंदर ये वायर है और वायर के ऊपर ये बर्ड है, ठीक है। चलो, अब दो टाइप के केज हो सकते हैं, एक एयर टाइट हो सकता है, मतलब लिफ्ट समझो, एयर टाइट मतलब क्या समझो, लिफ्ट। और दूसरा वायर केज,
जो नॉर्मली आपने देखा है, पैरेट को जब आप केज के अंदर रखते हो तो साइड में से एयर जाने के लिए वहां पे आप वायर रखते हो, तो वायर केज या तो फिर एयर टाइट केज। अगर जब भी एयर टाइट केज देते हैं मतलब लिफ्ट, तो ये सिचुएशन के अंदर चाहे लिफ्ट मतलब कि बर्ड ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है। तो जैसे लिफ्ट सोचते थे वैसे अगर बर्ड ऊपर गया, बर्ड अगर ऊपर गया एयर फोर्स कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। ओके, बर्ड ऊपर जाए तो लिफ्ट ऊपर जाए तो क्या करते थे हम, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए, एयर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, तो वेट इंक्रीज होगा। बर्ड फ्लाई विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेट इक्वल टू रियल वेट। लेकिन बर्ड फ्लाई अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए, तो जी डैश इक्वल टू, बच्चों क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए, मतलब इसका जो अपरेंट वेट है रियल वेट से बढ़ जाएगा। ए बर्ड फ्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, व्हाट हैपन, जी डैश इक्वल टू जी माइनस, उस वक्त डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे ए इक्वल टू 0 था तो जी डैश इक्वल टू क्या था, जी। तो जो सिचुएशन लिफ्ट के अंदर थी वही एयर टाइट केज के अंदर आएगी। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके, नाउ बर्ड सिटिंग ऑन द बेस इन अ वायर केज। वायर केज के अंदर क्या होगा बच्चों, तो वेट इज डिक्रीज, वेट इज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाए कि नीचे जाए, जो एयर फोर्स है साइड में से पास हो जाएगा, और साइड में से पास हो जाने की वजह से उसका जो वेट है एंटायर वेट है। अब बर्ड तो उड़ गया, बर्ड तो उड़ गया तो बचा क्या, सिर्फ केज ही बचा। बर्ड का उड़ने की वजह से जो एयर फोर्स एयर टाइट केज के अंदर लग रहा था अब ये लगने वाला नहीं है। इसलिए जब भी बर्ड सिटिंग ऑन बेस एंड फ्लाई, तो उस सिचुएशन में वेट इज डिक्रीज इन अबव ऑल केसेस। ओके, ध्यान रखना। A man of mass 60 kg is standing on a massless weighing machine. Find the weight of man is given situation. देखो पहली सिचुएशन क्या है कि भाई ये लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर जाए तो ऑन द स्पॉट क्या लिखोगे, जी प्लस ए, तो आपको वेट मिल जाएगा। ठीक है, कई बार केजी वेट लिखते हैं कि न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट करना हो तो जी से डिवाइड करना है, और केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो जी से मल्टीप्लाई करना है। केजी वेट और समटाइम्स रिटर्न एज केजी फोर्स। ओके, ऐसे वेट के यूनिट समटाइम्स वी हैव टू कंसीडर केजी वेट और केजीएफ, किलो फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन को केजी वेट में जाने के लिए जी से डिवाइड करना है, केजी वेट से न्यूटन में जाने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना है। एक अभी न्यूटन था तो मैंने जी से डिवाइड किया, जी मतलब 10, तो मुझे क्या मिल रहा है, केजी वेट मिल रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये ब्लॉक है, स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एक पर्सन है, इसने पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे वेइंग मशीन है। ठीक है, अब वेइंग मशीन क्या मास रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कितना मास है, 50 kg, एंटर सिस्टम रेस्ट लेंगे तो 50 kg नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, वेट फोर्स, इसकी वजह से टेंशन आएगा, इसकी वजह से और टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा और टेंशन, मतलब ये जो पर्सन है, ये पर्सन के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे है, ऊपर, इसका खुद का नॉर्मल फोर्स कहाँ पे है, नीचे, इसका वेट फोर्स कितना है, नीचे। तो पर्सन के अंदर ध्यान से देखो, पहले ब्लॉक की बात करो, ब्लॉक के अंदर टेंशन फोर्स ऊपर है, वेट फोर्स नीचे है, तो T इक्वल टू mg होगा। लेकिन ये जो पर्सन है, इसका वेट फोर्स mg नीचे की तरफ, सरफेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, कहाँ पे, ऊपर, और ये T कहाँ पे, ऊपर, तो T प्लस n दोनों ऊपर की तरफ है, पूरे सिस्टम रेस्ट है, तो T प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। सो n इक्वल टू mg माइनस। ये जो वेइंग मशीन है कितना मेजर करेगी, जितना अपरेंट वेट होगा, ये पर्सन है, इसका अपरेंट वेट कितना है, 100 मीटर, उतना ही वेट हमारा वेइंग मशीन मेजर करता है।
डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया। ओके, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ अलग जुगाड़ है। ये जो बॉक्स है जिसके अंदर पर्सन बैठा है, ये बॉक्स दूरी के साथ बांध के यहाँ से खींच रहा है, तो ए भी टेंशन की हो गया, ये भी टेंशन की, ये भी टेंशन की। तो पहले पुली की बात कर लो, ये ब्लॉक की बात कर ले। ये ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लगे हैं? एक तो टेंशन फोर्स P दिख रहा है बॉक्स के ऊपर, दूसरा ये जो पर्सन है इसके ऊपर इसका खुद का वेट फोर्स mg कहाँ पे होगा? नीचे। ये जो पर्सन है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, यहाँ पे तीन फोर्स, एक ब्लॉक के ऊपर, एक तो ये जो पर्सन है इसका नॉर्मल फोर्स n0 n जो भी लिखना है n लिखो, पर्सन का नॉर्मल फोर्स, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स और खुद का वेट फोर्स नीचे की तरफ। ये दोनों का एरो ध्यान से देखो, नीचे की तरफ एरो ऊपर की तरफ, P इक्वल टू n प्लस mg, P इक्वल टू n प्लस mg। अब मैं इनके लिए सोचूं, यहाँ पे टेंशन कहाँ पे है? ऊपर की तरफ। ये जो सरफेस है, ये वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, और उसका वेट फोर्स mg कहाँ पे है? नीचे। तो ये दोनों ऊपर है, तो P प्लस n इक्वल टू mg, दोनों P है, को कंपेयर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल फोर्स। इतना फोर्स पर्सन बॉक्स के ऊपर लगाएगा और बॉक्स पर्सन के ऊपर, और ये हमारा अपरेंट वेट है, और यही अपरेंट वेट कौन मेजर करेगा? रेंज मशीन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। यहाँ पे एक मैंने प्लान लिया है, मतलब कोई सरफेस ले ली है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, एक पुली है, दूसरे पुली ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे मैं इसको खींच रहा हूँ, अगर इसको मैंने खींचा तो ये दोनों का जो टेंशन है T, ये स्ट्रिंग को खींचेंगे, ये दोनों का जो नेट रिएक्शन फोर्स है R इक्वल टू कितना होगा? 2T, और उतना ही 2T। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कितना है? 2T। यहाँ पे कितना है? T। ये जो पर्सन है इसका नॉर्मल फोर्स है नीचे, ओके। तो प्लांक के ऊपर कितने फोर्सेस लगे? 2T प्लस T प्लस N, 2T प्लस T प्लस N, N नीचे 2, ओके। लेकिन ये जो पर्सन सरफेस इसके ऊपर खुद फोर्स अप्लाई करेगी, N इसका वेट फोर्स, N टेंशन फोर्स, दो ऊपर की तरफ है, तो T प्लस N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N। T की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वही वेइंग मशीन मेजर करेगा। समझ में आ गया? से लिफ्ट के अंदर पर्सन और ए वेइंग मशीन, अब विथ रिटार्डेशन जा रही है, ध्यान से देखो, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन तो अब तक बहुत करवाया, लेकिन रिटार्डेशन में क्या करना है बच्चों? हमें तो एक ही बात समझ में आती है, रिटार्डेशन में नीचे जाए प्लस करेंगे, बात खत्म। G' इक्वल टू क्या हो जाए? G प्लस प्लस तो W इक्वल टू mg'। चलो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और एक नीचे बॉटम पे यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो इसके लिए मुझे टाइम फाइंड करना है, ओके। पहले तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए बच्चों, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, ओके। तो d इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। अगर एक्सेलरेशन है तो टाइम मिल जाएगा। इनिशियली रेस्ट है, तो इनिशियल स्पीड v0 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। तो फॉर्मूला बन गई d इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, d इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बच्चों? ध्यान से देखो, पहले तो ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin 37। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, ओके। हाँ, साथ में एक्सेलरेशन भी दिया है, कितना एक्सेलरेशन है? g/3 है, तो अब g नहीं बचेगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे, g' इक्वल टू g प्लस a0 मतलब g/3, तो g' मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा? g'
साइन 30 ए इक्वल टू जी डैश 30 साइन 30। हमें ये वाला मोशन देखना है, इंक्लाइन मोशन। अगर इंक्लाइन मोशन देखना है तो इंक्लाइन एक्सेलरेशन चाहिए। ये ऊपर नीचे तो हो गया, जी डैश मिल गया, लेकिन हमारे यहाँ पे जी डैश इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, जी डैश साइन 30, क्योंकि ब्लॉक ए इंक्लाइनेशन पे जा रहा है। ब्लॉक अगर ए इंक्लाइनेशन पे जा रहा है तो जी डैश साइन 37 इज इंपॉर्टेंट, नॉट जी डैश। ओके, तो जी डैश यहाँ पे मिल गया मुझे, ए की वैल्यू जी डैश साइन 37। ओके, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो cos 37 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय d, cos 37 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय d, cos 37 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय d, d इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन cos 37। बस मार्क करो। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। दोनों लेक्चर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस पेपर और मैं भेजने वाला हूँ, जिसके क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।